बहुत पुरानी बात है। सत्यपुर नामक राज्य में राजा मणि सिंह राज्य करता था। उसका मधुसूदन नाम का एक मंत्री था। वो भी राजा की ही तरह था। राजा की ही तरह गुणी, निडर और सत्यवादी। एक बार मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार किया। वो अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। मधुसूदन घूमता फिरता समुद्र तट पर जा पहुंचा और वहीं ठहर गया। एक दिन जब वो समुद्र के किनारे अपनी पत्नी के साथ बैठा था, समुद्र की लहरों का आनंद लेते हुए कब रात गहरा गई उन्हें आभास भी नहीं हुआ। पूरा चंद्रमा खिला हुआ था। आधी रात के समय वहां उसने एक विचित्र सा दृश्य देखा। उसने देखा कि समुद्र में से एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष उगता हुआ चला आ रहा है। वो वृक्ष जगमगाती रोशनी में नहाया हुआ था। उस पर हीरे मोती इत्यादि फल के रूप में लगे हुए थे और अपनी आभा बिखेर रहे थे। वृक्ष की शाखा पर एक बहुत ही खूबसूरत कन्या हाथों में वीणा लिए संगीत की मधुर लहरियां वातावरण में बिखेर रही थी। मंत्री मधुसूदन मंत्रमुग्ध सा उस दृश्य को निहार रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो स्वर्ग के नंदन वन में घूम रहा हो, वो किसी अप्सरा के सामने जा पहुंचा हो। इस दृश्य को देखकर वो तुरंत अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। मधुसूदन के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वो राजा को बताए या ना बताए, क्योंकि वो स्वयं उस सुंदर कन्या के ऊपर मुग्ध हो चुका था। लेकिन वो क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने राजा को ये पूछने पर कि वो जल्दी वापस क्यों लौट आया, उसने राजा को सब सच सच बता दिया। महाराज, समुद्र तट पर मैंने एक ऐसा अलौकिक मंजर देखा है कि मैं स्तंभित हूँ। वहां मैंने समुद्र के बीचों बीच एक वृक्ष देखा महाराज। क्या? समुद्र के बीचों बीच वृक्ष? राजा मणि सिंह ये सुनकर चौंके। क्या कहते हो? मधुसूदन बोला। हाँ महाराज, ये सत्य है। आगे मधुसूदन ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था वो सब राजा को कह सुनाया। ये सुनकर राजा भी विस्मित हो उठे। उन्होंने पूछा, ये किस समय की घटना है मधुसूदन? महाराज, उस समय लगभग रात के 12 बजे होंगे। बात अविश्वसनीय थी, किंतु फिर भी राजा मणि सिंह अपनी उत्सुकता को न रोक सका। उसी समय उसने उस समुद्र तट पर जाने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर बैठ राजा पहुंच गया मंत्री मधुसूदन के बताए समुद्र तट पर। 12 बजे के लगभग वो समुद्र तट पर था और उसके सामने वैसा ही दृश्य उपस्थित हुआ जैसा कि मधुसूदन ने उसे बताया था। जैसे जैसे वृक्ष ऊपर आ रहा था, उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी और उस सुंदर कन्या को देखकर राजा मणि सिंह तुरंत तैरकर उस वृक्ष के पास जा पहुंचा और जैसे ही उसने उस सुंदरी को पकड़ना चाहा, वो समुद्र में कूदकर भागने लगी। मगर राजा ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और कहा, कन्या, तुम कौन हो? किस लोक की परी हो? मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। कन्या ने कहा, महाराज, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको पूर्णमासी की रात तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। राजा मणि सिंह ने पूछा, पूर्णिमा की रात का ये क्या मामला है? कन्या बोली, आप स्वयं ही देख लेंगे महाराज। मणि सिंह के पास पूर्णमासी की रात की प्रतीक्षा के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। जब पूर्णिमा की रात आई तो राजा ने देखा एक विशाल काय राक्षस है। आते ही उसने सुंदरी को छूना चाहा। राजा उसकी इस हरकत को देख रहा था। उसको राक्षस का सुंदरी के साथ इस तरह का व्यवहार बड़ा ही अशोभनीय लगा। राजा ने अपनी तलवार
म्यान से बाहर निकाल ली और उस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। राजा मणि सिंह की ललकार सुनकर वो राक्षस तुरंत ही उस पर झपट पड़ा, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हिरणी की तरह भयभीत कन्या दौड़कर राजा के पास आ गई और मारी खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने पूछा, अब बताओ, पूर्णमासी की रात का ये अनोखा वृक्ष, ये दैत्य, इस सब का रहस्य क्या है? तब वो कन्या कांपते स्वर में बोली, महाराज, मैं पूर्णमासी की रात इस राक्षस के अधीन हो जाया करती थी। मुझे श्राप मिला हुआ था महाराज। राजा ने पूछा, ये श्राप तुम्हें किसने दिया? तो सुंदरी ने बताया, ये श्राप मुझे एक ऋषि ने दिया था महाराज। एक बार इसी वृक्ष के नीचे मैं बैठी हुई थी। उनकी अजीब सी दाढ़ी और जटा, ऐसे बाल देखकर मैं उन पर हंस पड़ी, जिसकी वजह से वो मुझसे क्रोधित हो गए। तब उन ऋषि ने मुझे ये श्राप दिया और मैं बहुत देर तक उनसे माफी मांगती रही, रोती रही। तब उन्हें मुझ पर दया आ गई। कुछ देर बाद जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने मुझ पर कृपा करके एक वरदान दिया कि एक दिन एक वीर पुरुष आकर तुम्हें राक्षस के चंगुल से मुक्ति दिलाएगा। और उसी दिन से आज तक मैं हर रोज समुद्र से निकलकर कल्प वृक्ष के ऊपर बैठकर उसी राजपुरुष राजा की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसकी आपबीती सुनकर राजा उसे अपने महल ले गए और धूमधाम से उसके साथ विवाह किया। राजा ने मंत्री मधुसूदन को बहुत सारा पुरस्कार दिया और धन्यवाद दिया। जादुई गेहूं का दाना। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था बिरजू। वो दिखने में भी बहुत अच्छा था। बिरजू मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताता था। वो सड़क के किनारे रहता था। उसकी कमाई का कोई निश्चित जरिया नहीं था। जहाँ कहीं भी कोई काम मिल जाता वो कर लेता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसी से वो खा पी कर मस्त रहता था। वो कंधे पर एक झोला लटकाए सुबह से शाम तक मजदूरी की खोज में निकल पड़ता। अगर किसी दिन कोई काम मिल जाता तो उसका काम चल जाता। जिस दिन काम नहीं मिलता वो भूखा ही सो जाता। एक दिन वो सुबह से शाम तक काम की खोज में घूमता रहा। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वो परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत की नजर उस पर पड़ी। उसने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ रही हो। बिरजू ने बताया कि क्या बताऊं, कई दिनों से कोई काम नहीं मिला है और मुझे भूख भी लगी है। उस बूढ़ी औरत को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, ये गेहूं का दाना जादुई है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। बिरजू दाने को उलट पुलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर देखा, परंतु बूढ़ी औरत तब तक गायब हो चुकी थी। बिरजू भोजन की तलाश में था। तभी एक आदमी ने उसको देखा और कहा, आज हमारे मालिक की ओर से भंडारा है, तुम यहाँ आकर पेट भर भोजन कर सकते हो। वो वहाँ से पेट भर खाना खाकर बाहर निकला। वो सोचने लगा कि ये केवल एक संयोग है कि उसका मुफ्त में पेट भर गया या फिर चमत्कारी गेहूं का जादू है। वो चलते चलते घर के पास पहुंचा। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक औरत ने दरवाजा खोला। बिरजू ने कहा कि मैं काम की खोज में निकला था, अगर आप कोई काम दे दे तो बड़ी दया होगी। वो औरत बहुत अच्छी थी। उसने उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया और कहा, तुम यहाँ विश्राम कर सकते हो, पहले तुम भोजन कर लो। बिरजू को अब यकीन हो गया था कि गेहूं का दाना वाकई जादुई है। उसने पेट भर भोजन किया और फिर सोने जाने से पहले उसने अपने झोले से गेहूं का दाना निकालकर स्त्री को देते हुए कहा कि ये दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख दीजिए, सुबह जाते वक्त मैं आपसे ले लूंगा।
स्त्री ने गेहूं का दाना संभालकर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और सोने चली गई। वो प्रतिदिन की भांति सुबह उठकर अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाकर रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच बिरजू ने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। बिरजू मुर्गी के पीछे पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा। जब तक बिरजू मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी। बिरजू ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। उसने कहा, तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? बिरजू बोला, मैंने इनको कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज पर रख दिया। उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेजबान लोग ये तो जानते नहीं थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि तुम जितने गेहूं चाहे ले सकते हो। बिरजू बोला, मुझे तो ये मुर्गी ही चाहिए। फिर शरीफ लोग थे, उन्होंने मुर्गी उसको दे दी। उसने मुर्गी को झोले में डाला और निकल पड़ा। दूसरे दिन भी वो काम की खोज में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। अंत में शाम को वो एक घर के सामने पहुंचा। वहां भी उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। उस घर में भी कोई उत्सव था। बिरजू ने मालकिन को मुर्गी और झोला संभाल कर रखने के लिए दे दिया और सो गया। सुबह उठकर बिरजू ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि बिरजू की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि बरामदे में ही उनका पालतू कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मारकर खा गया। बिरजू दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे तो अपनी मुर्गी ही चाहिए। मालकिन के समझ में नहीं आ रहा था कि उसको कैसे शांत करे। उसने कहा, तुम उसके बदले में कोई भी मुर्गी ले सकते हो, परंतु वो नहीं माना। अंत में पालतू कुत्ता उसको दे दिया गया। उस कुत्ते को अपने साथ लेकर चला। आगे जाकर वो एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले के मालिक ने बिरजू को भीतर बुलाया। तभी उसकी नजर उनकी बेटी पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत थी। घर वालों ने उसे पेट भर भोजन खाने के लिए दिया। वो सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी, फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह ये कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं इनकी बेटी को मांग लूंगा और उससे विवाह करके मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह बेला अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। बिरजू ने जानबूझकर कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया। तभी कुत्ता जोर से उस पर झपट पड़ा। बेला ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी, पर कुत्ता उसके पीछे भागा। इस बार बेला ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं ढेर हो गया। वो जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने अपना कुत्ता ढूंढना शुरू किया, परंतु वो कहीं नहीं दिखाई दिया। कुत्ते के मरने का सारा किस्सा जब उसको मालूम हुआ तो बिरजू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए। बंगले की मालकिन ने उसे समझाया, परंतु वो नहीं माना। तब बंगले की मालकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। वो बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है उसी को मुझे दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को बिरजू की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि ये बेवकूफ लड़का कुत्ते के बदले उनकी बेटी मांग रहा है। उन लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो रोता ही रहा। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 100 मोहरे देती हूँ। यदि तुम में कुछ हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो इन्हें 6 महीने में अपनी कमाई से दुगना करके दिखाओ। ये दुगना कर सकोगे तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। बिरजू ने मोहरे ले ली। वो मेहनती तो था ही। उन पैसों से उसने व्यापार किया और कुछ ही महीने में वो पैसे चौगुने हो गए। पैसे और सब घर वालों के लिए ढेरों उपहार लेकर बिरजू उनके पास पहुंचा। सब लोग उसका ठाट बाट देखते ही रह गए। उसने बेला का हाथ मांगा। बेला के माँ बाप ने जब देखा कि वो तो वाकई एक व्यापारी बन गया है, तब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने में कोई संकोच नहीं किया। बिरजू बहुत खुश था कि गेहूं के एक जादुई दाने ने उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी थी।